कुमारी शैलजा को लेकर बात चल रही थी कि भाई वो दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए कई लोगों ने बाकायदा उनका नाम भी लेते हुए नजर आए थे। वहीं भूपेंद्र गुट चाहता था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, इनको लेकर भी लगातार चर्चाएं थी। अब ऐसे में अशोक तंवर गुटबाजी में कांग्रेस हारी, बिल्कुल, और कांग्रेस हारी और बहुत नजदीक फाइट हारी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में जो मनमुटाव था अगर वो उभर के सामने नहीं आता तो दलीय सांसद है, तो ऐसे में वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, राज्यपाल बनाए जाने की खबरें सामने आई थी, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सरकार बने हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो रामविलास शर्मा का कोई ये बड़ा तोहफा क्या भाजपा देने वाली है? अभी दिनेश जी बहुत सारे नामों पे चर्चा बीजेपी के अंदर चल रही है, जिसमें रामविलास शर्मा का जिक्र कर सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र कर सकते हैं, और भी कई नाम ऐसे जिनको लेकर लगातार चर्चाएं इस समय चलती। अप्रैल 2026 में राज्यसभा में हरियाणा के कोटे से 2 सीटें खाली हो जाएंगी, जिसमें कार्यकाल पूरा हो रहा है रामचंद्र जांगड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और दूसरा कार्यकाल किरण चौधरी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। ऐसे में 2 सीटें खाली होने पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिल सकती है। हरियाणा से राज्यसभा पहुंचने के लिए 30 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायकों का समर्थन है, जबकि भाजपा के 48 + 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन को जोड़ दिया जाए तो संख्या बल 51 पहुंच जाता है। ऐसे में किसकी ताजपोशी इस बार राज्यसभा में होने वाली है, क्योंकि राज्य में इन 2 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बता दें आपको कि 2 बड़े कद्दावर नेताओं की नजर अब राज्यसभा पर टिक गई है, जिसमें से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, और दूसरा चेहरा जो कि हरियाणा की राजनीति में अपनी एक अलग सियासी पहचान रखता है, उनका नाम कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई का 2024 में आदमपुर का हिसार जिले का जो मजबूत सियासी किला था वो हिल गया। आदमपुर विधानसभा सीट से इस बार उनके परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने का काम करेगी? और विशेष तौर पर आपको मैं बता दूं कि किरण चौधरी और ओबीसी चेहरे रामचंद्र जांगड़ा को लेकर जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखेगी। तो ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी समुदाय से आते हैं, कुलदीप बिश्नोई जाट समुदाय से आते हैं। क्या उम्मीद लगती है, अमन सर इस चर्चा में शामिल है मेरे साथ, सर ये क्या उम्मीद लगती है कि सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारण किया जाएगा कि किसे राज्यसभा में भेजना है, या फिर वरिष्ठता और सियासी कद जो है वो भी मायने रखेगा? देखिए बिल्कुल, और हरियाणा में जिस तरह 2 सीटों का लगातार जिक्र चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक पे तो लगभग कंफर्म मानकर चलिए, क्योंकि 30+ आपको बहुमत के लिए सीटें चाहिए, लगभग 30 चाहिए। उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक और एक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही, जबकि अगर दोनों सीटों की बात करें तो अभी तक ये बीजेपी के पाले में थी, क्योंकि एक सीट पर किरण चौधरी और दूसरी सीट पर जांगड़ा, ये दोनों राज्यसभा से बीजेपी के सांसद थे। लेकिन अब जबकि कार्यकाल खत्म हो रहा है और जो समीकरण बन रहे हैं दिनेश जी, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक तरफ बीजेपी जहां एक सीट के साथ में खड़ी हुई है, वहीं दूसरी सीट को कांग्रेस पार्टी जरूर अपने पाले में लाना चाहती हुई, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो लगभग कांग्रेस पार्टी के पास भी स्पष्ट है कि यहाँ पर 30 विधायक आपको चाहिए, आपके पास 37 विधायक है। बीजेपी की बात की जाए तो लगभग 51 का आंकड़ा उनके पास भी है, और अगर इसी समीकरण के साथ में आगे जाएं तो क्या बीजेपी यहाँ से जो जातिगत समीकरण है क्या उसको साधते हुए, क्योंकि अभी अगर हम 5 जो राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के अगर वो देखें, हाँ 4 भाजपा के, और इसमें भी 2 ब्राह्मण चेहरे नजर आते हैं, 2 जाट चेहरे नजर आते हैं और एक ओबीसी का चेहरा है। तो क्या बीजेपी इन्हीं जातिगत समीकरण के आधार पर कोई एक नाम आगे करेगी? ये अपने बड़ा प्रश्न बनता चला जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को देखें, जो एक सीट लगभग कंफर्म उनकी जिस तरह हो रही है, उसमें कौन सा चेहरा निकल कर सामने जाएगा? कोई अजय माकन का नाम लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो जो है कोई 1-2 और भी नाम है, उनके नामों की चर्चा होने लगती है। तो अभी फिलहाल इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो तो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में अंतिम मोहर किसके नाम पे लगेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को भी जहां जातिगत समीकरण साधने हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी जो जातिगत एक जो संरचना है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने नाम का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। वो नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सा होगा और वहीं बीजेपी किस नाम के साथ में जाती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, भाजपा की कोशिशें क्या होंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन
जिस तरीके से हाल ही में राव नरेंद्र सिंह को जी। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, ओबीसी बड़ा चेहरा, तो ऐसे में ये तो प्रतीत होता है कि जाट समुदाय से तो या ओबीसी समुदाय से तो हो सकता है कि इस बार राज्यसभा कांग्रेस पार्टी ना भेजना चाहे, लेकिन दलित चेहरा अशोक तंवर को लेकर के चर्चाएं हैं। बिल्कुल। अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी से कितनी उम्मीदें नजर आएंगी? देखिए पहले भी इस बात को लेकर चर्चा चली थी दिनेश जी, आपको अगर याद हो जब हरियाणा चुनाव के आसपास हम लोग बात कर रहे थे, कुमारी शैलजा को लेकर बात चल रही थी कि भाई वो दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए कई लोगों ने बाकायदा उनका नाम भी लेते हुए नजर आए थे। वहीं भूपेंद्र गुट चाहता था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, इनको लेकर भी लगातार चर्चा थी। अब ऐसे में अशोक तंवर गुटबाजी में कांग्रेस हारी, बिल्कुल, और कांग्रेस हारी और बहुत नजदीक फाइट हारी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में जो मनमुटाव था अगर वो उभर के सामने नहीं आता तो बिल्कुल कई जो जानकार हैं, सियासी जो है महारत रखते हैं इन सब मुद्दों के ऊपर, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत कम का फासला था और 25 से 30 हजार वोटों के दम पर बीजेपी जहां सरकार में आ गई, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सत्ता में आती हुई जो उम्मीद की किरण थी वो कहीं ना कहीं खो दी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या जातिगत समीकरण बैठाने के लिए अब चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, तो क्या यहाँ से अशोक तंवर को, जो बिल्कुल पहले कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी में गए फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या अब इसका इनाम उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या अशोक तंवर को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो कह सकते हैं जातिगत राजनीति उसके अंदर कोई बड़ा यहाँ पे कदम उठाती हुई दिखाई पड़ेगा? ऐसा होता है तो बिल्कुल चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आसान होंगी, नहीं तो फिर वही मसला बन जाएगा कि भाई इस जाति का ध्यान नहीं रखा, उस जाति का ध्यान नहीं रखा। इन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी आलाकमान जो है किसी एक नाम पर जरूर मोहर लगाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से दो नामों के ऊपर खूब चर्चा हो रही है, एक तो अजय माकन है, दूसरा अशोक तंवर है। बिल्कुल, दो नाम, बड़े नाम अजय माकन और अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेस में शामिल हो सकते हैं। सर, यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई या फिर रामविलास शर्मा जी, दो ब्राह्मण, ये जो सूची है मेरे पास इसमें दो ब्राह्मण सांसद पहले से नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा के लिए गोल्डन चांस ये है कि कार्तिकेय शर्मा जो है वो निर्दलीय सांसद हैं, तो ऐसे में वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, राज्यपाल बनाए जाने की खबरें सामने आई थी, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, सरकार बने हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो रामविलास शर्मा का कोई ये बड़ा तोहफा क्या भाजपा देने वाली है? अभी दिनेश जी बहुत सारे नामों पे चर्चा बीजेपी के अंदर चल रही है, जिसमें रामविलास शर्मा का जिक्र कर सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र कर सकते हैं, और भी कई नाम ऐसे जिनको लेकर लगातार चर्चाएं इस समय चलती हुई नजर आ रही हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि किरण चौधरी का भी कार्यकाल हो सकता है कि बीजेपी बढ़ाती हुई दिखाई पड़े या उन्हीं को दोबारा जो है राज्यसभा में भेजती हुई नजर आ जाए। ये तमाम तरह की चर्चाएं इस बीच चल रही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को भी तमाम जो जातिगत समीकरण उनको देखकर ही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो नाम लिया कैप्टन, जो नाम लिया आपने कार्तिक शर्मा का, वो ब्राह्मण चेहरा जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है बीजेपी, हाँ बिल्कुल, तो ये बात भी निकल के सामने आती है। तो ऐसे में रामविलास शर्मा का हो सकता है कि यहाँ पे जो नाम है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई के घर में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं, बाकायदा डिनर भोजन का वहां पे आनंद लेते हैं, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर भी वहां पहुंचते, तो कहीं इन जो चीजों से ये भी नजर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुलदीप बिश्नोई के नाम मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा हो। तो फिलहाल अभी किसी के नाम पर मोहर लगाना मेरे ख्याल जल्दबाजी जरूर होगा, लेकिन हाँ एक माहौल जो है हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर बनता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। और देखिए बीजेपी की खास बात यह है कि नामों पे तो कई चर्चा चलती है, लेकिन बीजेपी एक ऐसा नाम निकाल कर ले आती है जिसके नाम पर कोई विचार विमर्श भी नहीं कर रहा होता है। इसके आपने बीते समय पे कई सारे एग्जाम्पल देखे, और अभी भी अगर बात करें तो जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनको लेकर भी चर्चा नहीं थी। तो बीजेपी की हमेशा से ये पॉलिसी रहती है कि चर्चा किसी और नाम की होती है और पद किसी और को मिलता हुआ दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल, तमाम कयास, तमाम अटकलें, तमाम विश्लेषण फीके पड़ जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपने डिसीजंस लेती है, और पिछले कुछ वक्त में हमने यही देखा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना हो, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपनी हो, या 2014 में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तौर पर बड़े फैसले लिए हैं। देखना दिलचस्प होगा राज्यसभा में किसकी किस्मत भाजपा की ओर से खुल पाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।